आपका अक्वायर्ड और एडेप्टिव, ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी होता है आपका इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो आपका इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है, दोनों में आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे अपन सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन की अगर अपन बात करते, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने बी सेल और टी सेल पढ़ा था, ठीक है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है, एडेप्टिव का मतलब का एडेप्टिव या अक्वायर्ड का मतलब क्या है? एडेप्टिव या अक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, ये एंटीजन जब आपके नेव लिम्फोसाइट के साथ में इंटरेक्ट करता है तो नेव लिम्फोसाइट आपका एक्टिवेट होता है, प्रोलिफरेट होता है और उसका फिर डिफ्रेंसिएशन होता है। तो जो लिम्फोसाइट्स अपन ने पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनका एक्टिवेशन होने के बाद फाइनली आपका बी सेल जो है, इसका डिफ्रेंसिएशन। हाँ, कौन सा स्क्रीन? अभी आप पूरे अटक गए। मेरा वीडियो अटक गया। हाँ, अब आ रहा है। तो जो आपका बी सेल एंड टी सेल जो है, इनका एक्टिवेशन होने के बाद फाइनली जो आपका बी सेल होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है प्लाज्मा सेल्स में, और फिर प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडी को सिक्रेट करना स्टार्ट करता है। तो एंटीबॉडी जो है ये स्पेसिफिकली आपका बाइंड करता है किसके साथ में? आपके एंटीजन के साथ में। और जो हमारे पास में मेमोरी सेल्स थे, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आपके जनरेट हुए थे, वो मेमोरी सेल को अपन स्पेसिफिक सेम एंटीजन के अगेंस्ट में फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अपन उसको बोला था एडेप्टिव, ठीक है। इनेट जो होता है, ये इनेट इम्यूनिटी जो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी होती है, इसको नेव सेल को एक्टिवेट करके मेमोरी सेल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से हमारे पास में डेवलप होती है, जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। इसलिए अपन उसको कहते हैं इनेट। इनेट मतलब इंटरनल। इनेट इम्यूनिटी जो है ये आपका जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है, मतलब ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें कोड किया जाता है इसको, ठीक है। तो इनेट इम्यून सिस्टम अगर की अपन बात करते हैं, तो इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये आपका जनरेशन टू जनरेशन आपका पास होते रहेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल अपन अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये हेरिडेटरी नहीं होता। इसका मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल अपन ने अगर कोरोना का वैक्सीनेशन किया या कोरोना का इन्फेक्शन हमें हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। हमारे बॉडी में कोरोना एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, ठीक है, मेरे जो बच्चे रहेंगे उसमें आपका कोरोना का इम्यूनिटी वेल डेवलप रहेगा, ये आप नहीं बोल सकते। उनके अंदर में वो डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो ये इम्यूनिटी मैंने डेवलप किया है, ये इम्यूनिटी कौन सा है? ये इम्यूनिटी अपना अक्वायर्ड है। कोरोना आपके बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद में आप उसको डेवलप करते हो। तो इस टाइप की इम्यूनिटी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो पाती। बट अगर फर्स्ट टाइम कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करता है और उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यूनिटी एक्ट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके रिमूव कर देता है। इसके पहले हमने कभी भी उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं की थी, फिर भी अपन उसको रिमूव कर पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इनेट, मतलब वो इंटरनल है। अब वो पहले से आपके बॉडी में है, तो वो आपका नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है, ठीक है।
अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी जो है इसमें डिफरेंस क्या है? पहला कि अडेप्टिव इम्यूनिटी को भले ही अपन बोलते हैं कि ये सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करता है, इसमें डिफरेंशिएट कर सकता है कि सेल्फ एंटीजन को ये कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो नॉन सेल्फ जो एंटीजन्स होते हैं इसको हमेशा ये रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करते रहता है। बट अडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में यहाँ पे आपको मैंने निगेटिव का साइन ब्रैकेट में दिया है। निगेटिव का मतलब क्या? अगर कभी ऐसा हो गया कि सेल्फ एंटीजन को भी आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ एंटीजन को भी आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो उस केस में जो कंडीशन आता है उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है यहाँ तक। बट इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनेट इम्यूनिटी कभी भी आपका सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये हमेशा आपका सेल्फ नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश दोनों में कर सकता है। आपका जो इनेट इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स है या इनेट इम्यूनिटी है आपकी, ये कभी भी सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ये फिर आपका जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। अगर पहले से ही किसी के पास में अगर आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो उसने डेवलप कर लिया तो ये ज़रूरी नहीं कि वह उसका नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा, क्योंकि ये आपका हेरिडेटरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में अडप्टिव इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट जो है वो अलग होते हैं। इसमें से एक बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ा है कि यहाँ पे आपका बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर, ये हमने एग्जांपल्स पढ़े किसमें? आपके अडप्टिव इम्यूनिटी में। तो रिसेप्टर्स ऑफ अडप्टिव इम्यूनिटी अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे आएगा बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। बट अगर अपन इनेट इम्यूनिटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आपका आएगा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। अब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर की जो अपन ने यहाँ पे बात की कि इनेट इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर जो है इसमें एक है आपका PRR, बाकी के भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर क्या होता है ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर जो है ये स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे होस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इट recognized specific structural motif, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, शुगर, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर जो है ये आपके स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मोटिव को रिकॉग्नाइज करते हैं। स्ट्रक्चरल मोटिव को अपन ने बोला है पैटर्न, ठीक है। तो कौन से मॉलिक्यूल को ये आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर सकता है? तो इसमें सारे बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, वो आपके लिपिड से लेकर प्रोटीन्स तक और प्रोटीन से लेकर न्यूक्लिक एसिड तक सभी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। बट ये जो आपके हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये सिर्फ एक्सप्रेस होने चाहिए कहाँ पे? ओनली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है क्या? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर स्पेसिफिकली सिर्फ वही आपके स्ट्रक्चरल मोटिव को रिकॉग्नाइज करता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एक्सप्रेस करते हैं। इसको आपका होस्ट जो है ये कभी एक्सप्रेस नहीं करता। ऐसे ही मॉलिक्यूल को आपका ये PRR जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा।
यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। PRR जो है, जो अपन ने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर बोला है, ये किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? पर्टिकुलर आपके पैटर्न को, जो किस में प्रेजेंट है, आपके प्रोटीन में, शुगर में, लिपिड में या फिर न्यूक्लिक एसिड। और ये जो आपके मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लिखे अपन ने, ये सिर्फ कहाँ पे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर ये आपके प्रेजेंट है तो उसी को ही आपके PRR रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये मॉलिक्यूल जिसको ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये कभी भी होस्ट में एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपका PRR जो है ये, या इनेट इम्यूनिटी का जो रिसेप्टर है, कभी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को डेवलप नहीं करता। ठीक है, अब देखो इट इज मेम्ब्रेन सरफेस रिसेप्टर, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इट इज इनकोडेड बाय जर्म लाइन। ठीक है, तो इट इज इनकोडेड बाय जर्म लाइन का मतलब क्या है? कि जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन में अगर पास करना है आपको, तो वो प्रॉपर्टी के लिए कोडिंग सीक्वेंसेस हमारे जर्म लाइन में होने चाहिए। हमारे पास में जैसे ये बी सेल है, ठीक है, ये बी सेल कहाँ पे आपका? सर्कुलेशन में आ गया। बी सेल अगर आपका सर्कुलेशन में आ गया तो इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन हम इसका एक्टिवेशन करेंगे। ये एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद में इसका डिफ्रेंसिएशन होगा प्लाज्मा सेल्स में, ये एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगा, एंटीबॉडीज़ बनेगी, तो एंटीबॉडी स्पेसिफिकली इसके अगेंस्ट में बाइंड हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी स्पेसिफिसिटी वो एंटीजन के लिए बड़ी है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? जेनेटिक चेंजेस। बी सेल जो है ये क्या कर रहा था? पहले इस एंटीजन के अगेंस्ट में बाइंड हो रहा था। ठीक है, तो हमारा बी सेल रिसेप्टर इस टाइप का है। ठीक है, बी सेल रिसेप्टर इस टाइप का है। आप बोलोगे कि ये उसी तरह इसका कॉम्प्लीमेंटेशन, इसके साथ में इसका कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि आपका जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, बट एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा। ये हमारा पहला बी सेल है। कौन सा बी सेल? नेओ बी सेल। जब इसका एक्टिवेशन होगा तो एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होगा? ये बी सेल खुद का प्रोलिफ्रेशन करेगा। प्रोलिफ्रेशन करने के बाद में अपन बोलते हैं कि डिफ्रेंसिएशन, बट डिफ्रेंसिएशन किस लिए कर रहा है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। तो जब ये प्रोसेस चलती रहती है, एक्टिवेशन, प्रोलिफ्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, तो वो क्या करता है कि जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन के जीन्स है उसमें थोड़े माइन्यूट चेंजेस करते हैं। किसके लिए चेंजेस करता है? ताकि आपके एंटीबॉडी का स्पेसिफिसिटी किसके लिए बढ़े? एंटीजन के लिए। तो बी सेल जब डिफ्रेंशिएट होता है किस में? प्लाज्मा सेल में। तो अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, बट एंटीबॉडी आपकी कैसे रहेगी? ऐसे। अब ये एंटीबॉडी जो है ये स्पेसिफिक है किसके लिए? आपके इस एंटीजन के लिए। ये जो पोर्शन अपन ने यहाँ पे पहले बताया था, ठीक है, ये इसके साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा था, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, तो उसको आपको चेंज करना था। तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया? बी सेल का जब अपन ने एक्टिवेशन किया तो तब जेनेटिक चेंजेस किए। बट ये जो जेनेटिक चेंजेस है ये किस में हुए? सिर्फ बी सेल में। बी सेल में वो जेनेटिक चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल ये एंटीजन आपका कोरोना वायरस है, अपन ने क्या किया? पहले उसके साथ में बाइंडिंग किया, बट बाइंडिंग जो है ये आपका लूज बाइंडिंग था, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। अब बी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद में जब प्लाज्मा सेल में उसका कन्वर्शन हुआ तो अब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, बट ये एंटीबॉडी जो है ये एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन करेगी आपके एंटीजन के साथ। तो उसके लिए हमें जीन में चेंजेस करने पड़े। बट ये हमारे पास में दो सेल बने, कौन से? मेमोरी सेल
और प्लाज्मा सेल, इनका जो लाइफ स्पैन है, प्लाज्मा सेल का लाइफ स्पैन कम होता है, मेमोरी जो सेल है इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। बट ये मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल जो है कुछ ईयर्स के बाद में उनका एपोप्टोसिस हो जाता है लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद। मतलब ये जो सेल है या जो भी चेंजेस अपन ने किए जेनेटिक मटेरियल में वो जर्म लाइन में नहीं किए, ये कहाँ पे किए अपन ने, जो बी सेल आपका कुछ स्पैन के लिए आपके सर्कुलेशन में रहने वाला है उसमें अपन वो चेंजेस किए। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर नेक्स्ट जनरेशन में आपको पास करनी है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में पास करनी है तो उसके लिए आपको चेंजेस कहाँ पे करने पड़ते हैं, आपके जर्म लाइन में। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स PRR ये आपका मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मोटिव express only in foreign cell, for example microorganism। ठीक है, तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो इट रिकॉग्नाइज प्रोटीन, लिपिड, उसके बाद शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर की जब अपन बात करें तो इट इज इनकोडेड बाय जर्म लाइन। ठीक है, तो ये इसको कोड कौन करता है, आपका जर्म लाइन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर जो है इसके आपके पास में अलग अलग एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स की अगर अपन बात करेंगे तो फर्स्ट है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर टाइप 1। ठीक है, तो PR1 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, एक मिनट, ये 2। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर टाइप 2 जो है ये आपका रिकॉग्नाइज करेगा किसको, आपके लिपोपॉलीसेकेराइड को, उसके बाद में आपके लिपोप्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये आपका लिपोपॉलीसेकेराइड LPS, लिपोप्रोटीन्स, उसके बाद में आपका ज़ाइमोजन। ठीक है, जो फंजाई में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में GPI एंकर्ड प्रोटीन जो अपन ने पढ़े थे, तो ये GPI को भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इसके बाद PRR6 ये भी आपके सेम कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। PRR4 MD2 एंड CD14 ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये लिपोपॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है।
ठीक है। उसके बाद में ये आपका एफ प्रोटीन, फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो PRR5 ये आपके फ्लैजेलिन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो PRR9 ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें होता है CpG रिपीट्स, ठीक है। तो सबसे लास्ट में है आपका PRR जो आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखे हैं किसके, आपके पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर के। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर टाइप 2 एंड 6 जो है ये लिपोपॉलीसेकेराइड को, लिपोप्रोटीन को, ज़ाइमोजन को या GPI को रिकॉग्नाइज करता है। ये सारे जो आपके प्रोटीन्स है या जो भी मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। PRR4, MDM2 एंड CD14 ये जो आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपके एप प्रोटीन्स को जो वायरस के ऊपर प्रेजेंट होता है, फाइब्रोनेक्टिन को और लिपोपॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है। PRR5 ये फ्लैजेलिन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो फ्लैजेलिन भी कहाँ पे मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। PRR9 जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो CpG सीक्वेंस होता है, इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो PRR3 जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहा है किसको, आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसका, वायरस का। तो ये जितने भी अपने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, तो सिर्फ PRR3 को छोड़ के बाकी सब अगर आप देखोगे तो ये आपका ये सिर्फ वायरस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बाकी सब आपके किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो बाकी सब आपके रिकॉग्नाइज करेंगे फंजाई एंड बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे जो आपके पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स होते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट, ठीक है क्या। तो ये फैगोसाइट जो है इसको अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। बट अगर अपन PRR3 की अगर बात करते तो ये आपका इंड्यूस करता है किसको, इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, या फिर आप बोल सकते हो एंटीवायरल कंपोनेंट जो होते हैं आपके, उसको इंड्यूस करता है। ठीक है क्या यहाँ तक। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर में अगर किसी को डिफ़िकल्टी होगी, कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझे होंगे तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी है?
चलो तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इसकी अगर अपन बात करते तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स हमारे पास में कौन से होते हैं? तो जैसे अपन ने बोला बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर इनेट इम्यूनिटी की अगर अपन बात करते तो इनेट इम्यूनिटी में आपके पास में सोलूबल रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो अपन ने ऊपर अक्वायर्ड में लिखे हैं बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर्स, ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। जो आपका बी सेल रिसेप्टर बी सेल के ऊपर और टी सेल रिसेप्टर आपका टी सेल के ऊपर। तो सोलूबल रिसेप्टर्स के ऊपर हम बात करते हैं तो सोलूबल रिसेप्टर्स में आपके पास में एग्जांपल है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो रिकॉग्नाइज करता है किसको? फॉस्फोटिडिलकोलिन, ठीक है। ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा? फॉस्फोटिडिलकोलिन को। उसके बाद में मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। अब लेक्टिन बोला है मतलब ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा? तो ये रिकॉग्नाइज करेगा ओलिगोसैकेराइड चेन को जिसमें आपका मैनोज होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ये किसके साथ में बाइंडिंग करते हैं? तो ये आपके बाइंडिंग करते हैं किसके साथ में? एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ, ठीक है। तो ये मेनली बाइंड करता है किसके साथ? एंटीबॉडी के साथ। तो एंटीबॉडी अगर एंटीजन के साथ में बाइंड है तो कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी के साथ में जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों भी मिलके तीनों जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तीनों आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करते हैं। तो ये तीनों भी आपके रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन्फ्लामेशन के लिए और कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास और एक सोलूबल रिसेप्टर है दैट इज लिपोपॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन। लिपोपॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन जो रिकॉग्नाइज करता है किसको? आपके लिपोपॉलीसैकेराइड को। तो इट बाइंड विथ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड रिक्रूट एट फैगोसाइटिक से। तो ये क्या करता है? लिपोपॉलीसैकेराइड जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। लिपोपॉलीसैकेराइड जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, लिपोपॉलीसैकेराइड किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, है ना। तो लिपोपॉलीसैकेराइड जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है उसके साथ में बाइंडिंग करेगा और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को लेके जाएगा कहाँ पे? आपके फैगोसाइटिक सेल के पास में, ठीक है। तो इन दिस वे ये आपका फैगोसाइटिक सेल के साथ में बाइंडिंग करता है और उसका एक्टिवेशन करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और मेम्ब्रेन रिसेप्टर अभी अपन ने पढ़े। तो इनेट इम्यून सिस्टम जो है इसके मेम्ब्रेन रिसेप्टर की अगर आप बात करते हो
तो इसमें आता है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आपके पास में पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर अपन ने 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9 तक पढ़ा है। ठीक है। और PRR जो है, हर एक PRR का अलग अलग फंक्शन होता है। तो जैसे 2 एंड 6 जो है ये रिकॉग्नाइज करते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड को। 4 जो है आपका ये भी लिपोपॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है। तो 3 जो है ये आपका डबल स्टैंडर्ड RNA ऑफ वायरस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो 5 आपका फ्लैजेलिन को रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो अपन ने इसके पहले इसके फंक्शंस लिखे हैं, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर कौन से मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक ये सेशन को एंड करके अपन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन एंटीबॉडी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना फिर। ठीक है।